हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे चल रही है आपकी राजस्थान सीएचओ की तैयारी? आई होप आपकी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोना पड़ता है। और मेरे मेरे बेरोज़गार भाइयों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खोने के लिए है। केवल उनके पास खोने के लिए क्या चीज़ है? तो उनके पास खोने के लिए एक चीज़ है, वो है नींद। वो क्या है? नींद। और क्या वो क्या है? आराम। वो क्या है? आराम। जी हाँ, नींद आराम को अगर आप त्याग कर नींद और आराम को अगर आप त्याग कर दिन रात अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो वो वो गोल, वो लक्ष्य अपने आप आपको मिलेगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए केवल दो ही मंत्र होते हैं कि दिन रात मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस शॉर्ट एंड स्वीट पढ़िए। ठीक है, तो यही लक्ष्य पाने के लिए क्या होता है? मूल मंत्र होते हैं, यानी कि की पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना पढ़ो कि राजस्थान सीएचओ क्या, आप तो इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे एम्स का हो, चाहे कोई सा भी हॉस्पिटल का हो, आप उसको क्या कर दो सर, क्रैक कर दो। इसलिए दिन रात मेहनत करो, इतना पढ़ो, कभी भी डीमोटिवेट मत हो कि एग्ज़ाम कब होगा, ये कब होगा, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, वो गवर्नमेंट की टेंशन है, हमें तो कैसे पास करना है वो टेंशन है हमें है। ठीक है, तो इसलिए दोस्त, कंटिन्यू पढ़ो, लगातार पढ़ो और आपकी सफलता ज़रूर मिलती है। याद रखना, सफलता केवल एक दिन में नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं कितनी रातों की नींद गंवानी पड़ती है, तब जाके क्या मिलती है सर? सफलता मिलती है। नहीं तो दोस्त इस रेस में पता नहीं कितने आप जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, उन घोड़ों को अगर आपको चीर के आगे निकलना है तो उनसे ज़्यादा पढ़ना होगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है। आई होप आप समझ गए ना? लगातार पढ़ोगे ना, कंटिन्यू पढ़ोगे ना, ठीक है, और पहली पहली प्रायोरिटी क्या रखोगे? अपनी पढ़ाई रखोगे। जब तक एग्ज़ाम ना होगा तब तक फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखोगे? अपनी पढ़ाई रखोगे। और सेकंड प्रायोरिटी क्या रखोगे? सेकंड का क्या रखोगे? अपनी जॉब या घर का कार्य या खुद का कार्य रखोगे। आई होप आप समझ गए ये बात। ठीक है, तो आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। जी हाँ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज ये टॉपिक है आज का। ठीक है, कम्युनिटी का टॉपिक है और इसके अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं, मैं सिंपल और आसान भाषा में शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखना। पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और लेके चलता हूँ अपना पहली डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ जो WHO 1948 में दी। इस डेफिनेशन का क्या अर्थ है कि हेल्थ इज स्टेट कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग, नॉट मेरली ए अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है? आप याद करना, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, हर एग्जाम में पूछी जाती है इस डेफिनेशन से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये WHO ने डेफिनेशन दी थी, किसकी? हेल्थ की डेफिनेशन दी थी और आप सभी को याद है। ठीक है, तो इसमें डायमेंशन पूछा जाता है फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग एंड नॉट मेरली ए अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। इसलिए इस डेफिनेशन को याद रखना। और आपसे पूछ ले कि हेल्थ की डेफिनेशन किसने दी, तो याद रखना WHO ने कब दी? तो 1948 में। जितनी भी मैंने अभी ये लाइन बोली है ना, ये सभी क्वेश्चन है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पता है कि ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना, थोड़ा सा सीरियसली लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। हाँ जी दोस्त, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, उसकी बात करता हूँ। तो हेल्थ इज द मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, हेल्थ क्या है कि मल्टी डायमेंशनल है। लाइक कौन कौन से? तो आपको बता देता हूँ कि पहला डायमेंशन कौन है? फिजिकल डायमेंशन। हाँ जी,
पहला कौन सा है, फिजिकल डायमेंशन, नोट करते जाना ये अपने बुक में या माइंड में, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे याद हो गया, परंतु जब एग्ज़ाम देने बैठते हो या 2 दिन बाद आप क्या करते हो कि मुझे याद नहीं पीछे वाला सर ने क्या बताया। इसलिए आप कंटिन्यू पढ़ते रहना और हो सके तो अपने नोट कर लेना। अगर नहीं आप नोट कर पाते, नहीं आपके टाइम है, तो हमारे से ये PDF ले सकते हो जो मैंने परचेज के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये PDF ले लेना ताकि आप हर वीडियो के बाद उनका रिवाइज कर लेना 2-3 घंटे बाद, ठीक है। तो पहला क्या है, फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू परफेक्ट फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। हाँ जी, फिजिकल डायमेंशन क्या कहता है कि यह रिलेटेड किससे रिलेटेड है तो परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी किस तरह से अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है, इससे रिलेटेड कौन सा है, फिजिकल डायमेंशन, ठीक है। द साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड आर गुड कंप्लेक्शन एंड क्लीन स्किन, ब्राइट आई, ठीक है, और हेयर वगैरह क्लीन होना चाहिए, मॉडरेट फैट इनटू बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, गुड एपेटाइट यानी अच्छी भूख होनी चाहिए, ठीक है, साउंड स्लीप होनी चाहिए, रेगुलर एलिमिनेशन एंड पैटर्न ऑफ स्मूथ कोऑर्डिनेशन बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या फिजिकल डायमेंशन में है, ठीक है, जो आपने BSc नर्सिंग या GNM फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, ठीक है, वही डायमेंशन है। जब आपने इसको हल्के में ले लिया था, पर तो आपने नहीं सोचा होगा कि यही आगे जाके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले सकते हैं क्या, इसलिए मैं वही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपने GNM फर्स्ट ईयर में या फिर BSc नर्सिंग में पढ़ी है, ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन के बारे में इन बातों को याद रखना कि जो अपनी फिजिकल रिलेटेड जितनी भी गुड कंडीशन होगी, अच्छी तरह से क्या होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए, गुड खाना होना चाहिए, रेगुलर एलिमिनेशन होने चाहिए, ठीक है, गुड बॉडी पोस्चर होनी चाहिए, ठीक है, ये सभी क्या आती है, फिजिकल डायमेंशन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करता हूँ, मेंटल डायमेंशन। जी हाँ, नेक्स्ट सेकंड डायमेंशन कौन सा, मेंटल डायमेंशन। और मेंटल डायमेंशन में क्या बात आती है मेरी फिजिकल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो इसमें आते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट टू बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल द सराउंडिंग वर्ल्ड एंड स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन द ओन सेल्फ एंड अदर। जी हाँ, मेंटल डायमेंशन का अर्थ होता है कि अपने किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं अपने माइंड के साथ, ठीक है, हार्मोनी बिटवीन ओन सेल्फ और अदर, खुद के साथ अपने किस व्यवहार, अपने खुद के बारे में कैसे सोच रहे हैं, या अदर के साथ अपने कितने हार्मोनी यानी अच्छे संबंध है, उनके बारे में कौन सा, मेंटल डायमेंशन। अगर एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा तो सभी के साथ गुड कम्युनिकेट करेगा, सभी से अच्छी बातें करेगा, ठीक है, और अपना ध्यान रखेगा, लोगों का ध्यान रखेगा, तो उसे कहते हैं मेंटल डायमेंशन। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तीसरा डायमेंशन अपना कौन सा है, तीसरा डायमेंशन है सोशल डायमेंशन। तीसरा डायमेंशन कौन सा है, सोशल डायमेंशन। तो इसके अंदर क्या है मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो इसमें आता है, इट इज कंसर्ट विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटिव एंड क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंड द इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। जी हाँ, सोशल डायमेंशन का अर्थ है कि आप कम्युनिटी के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, आप अपने समुदाय यानी आप अपने समुदाय या आप अपने समुदाय के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हो, उनके साथ आपके कैसी कम्युनिकेशन है, उनके साथ अपने कैसे रिलेशनशिप है, वही क्या दिखाता है, तो यही दिखाता है, सोशल डायमेंशन आपको बताता है, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन। जी हाँ, नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा डायमेंशन है, स्पिरिचुअल डायमेंशन। और स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है, इट इज़ मेनली रिलेटेड टू द इंटीग्रिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ द इथिक्स, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है, जो अपने किस रिलेटेड, इंटीग्रिटी जो अपनी भावना वगैरह, या इथिक्स जो अपने कानून नियम है समाज के, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है कौन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन है इमोशनल डायमेंशन। जी हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ डायमेंशन कौन सा है, इमोशनल डायमेंशन। और इसमें आता है, इट इज रिलेटेड टू द फीलिंग। जी हाँ, आपकी भावना, आपकी फीलिंग अदर्स के प्रति कैसी है, आप उनके साथ क्रूर व्यवहार कर रहे हो या एक अच्छा गुड व्यवहार के, गुड फीलिंग है उनके प्रति, आप जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हो, उनके प्रति कैसी आपकी फीलिंग है, ठीक है। तो वो क्या आते हैं, इमोशनल डायमेंशन के अंदर आती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं बोले ही जा रहा हूँ, आपसे पूछा ना जा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है क्या। अगर आपको समझ में आ रहा है ये डायमेंशन, तो आप मुझे येस कमेंट जरूर लिखिए सभी बच्चे। बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों के येस आंसर आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपने GNM फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, परंतु यही चीज़ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इनका CHO के सिलेबस में आया हुआ है, चाहे राजस्थान CHO हो, चाहे MP CHO हो, कहीं का भी CHO हो, क्वेश्चन हमेशा यही एक ही रहता है। आप मान लो, ठीक है, कि
जब राजस्थान सीएचओ हो तो और एमपी सीएचओ में डिफरेंट थोड़ी ना होगा, क्योंकि इमोशनल डायमेंशन राजस्थान सीएचओ में भी होता है और इमोशनल डायमेंशन एमपी में नर्सिंग के सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यही रहेगा, चाहे नर्सिंग का, चाहे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चल जाओ, तभी तो होता है ना। तो एक एनक्लेक्स बुक होती है, एक एनक्लेक्स बुक होती है, उसको आप इंडिया में पढ़ के, आप इंडिया में पढ़ के यूके के अंदर आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, क्योंकि सभी को पता है नर्सिंग का डायमेंशन यानी नर्सिंग का सब्जेक्ट एक ही है, समान है, चाहे आप कौन से भी देश में चल जाओ, तो बात तो राजस्थान सीएचओ की, एमपी सीएचओ की है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, इसलिए आप कंटिन्यू पढ़ते रहना। जो राजस्थान सीएचओ की तैयारी करिए उनके लिए अच्छी बात है, जो राजस्थान सीएचओ वाले जो एमपी सीएचओ की तैयारी करिए वो भी अच्छी बात है, जो एमपी वाले यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए पूरा वीडियो देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन है वोकेशनल डायमेंशन। नेक्स्ट डायमेंशन कौन सा है? वोकेशनल डायमेंशन। और इसके अंदर क्या है? इट इज़ द कंसेंट विद द हार्मोनी बिटवीन वोकेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो क्या इसके अंदर क्या हार्मोनी बैलेंस, जो अपने अपने आप के साथ और पर्सनल लाइफ के साथ आप किस तरह से अच्छे व्यवहार के साथ रह रहे हो। ठीक है, तो ये बात वोकेशनल यानी कि ओके कैसे व्यवहार रह रहे हो। साथ में वोकेशनल का अर्थ होता है, एक ये होता है कि आपके पास कितना गुड स्किल है, आपके पास कितना गुड स्किल है। ठीक है, आपके पास नया नॉलेज कितना है। ठीक है, ताकि उसी के द्वारा ही अपने क्या पर्सनल लाइफ के साथ अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, इसका अर्थ यह है। ठीक है, गुड स्किल गुड नॉलेज। ठीक है, वोकेशनल गुड स्किल गुड नॉलेज, ये बात आपको बताना है। परंतु आपको इनके एग्जाम्पल के थ्रू, आपको केवल एग्जाम्पल के थ्रू इनके नाम ही याद रखने, इनके नाम ही याद रखने, क्योंकि इनका नाम ही पूछा जाता है हर एग्जाम में, ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है? कंसेप्ट ऑफ डिजीज। जी हाँ, कंसेप्ट ऑफ डिजीज के रिलेटेड दो मैं डेफिनेशन बताऊंगा जो आपने पहले पढ़ रखी है, और उनको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कि वेबस्टर डिफाइन एंड डिजीज, जो ये वेबस्टर है उन्होंने डिफाइन की थी डिजीज की, एक कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड, एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी हेल्थ क्या होगी? इम्पेयर्ड होगी, डिप्रेचर फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक है, और एन अल्ट्रेशन ऑफ द इवेंट ऑफ द बॉडी इंटरप्रेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द वाइटल फंक्शन, उसे क्या कहा जाता है? डिजीज कहा जाता है। तो इसने आसान भाषा में बताऊं तो उसने कहा है कि जो क्या है, इसमें क्या होता है कि अल्ट्रेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी में जो भी अपने कार्य कर रहे हैं उसमें क्या कि अल्ट्रेशन आ गई, और इंटरप्रेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द वाइटल फंक्शन, जो अपने हार्ट रेट वगैरह, रेस्पिरेशन या वाइटल फंक्शन ऑर्गन है, जैसे हार्ट रेट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, उनमें क्या आ गई? इंटरप्रिटेशन, यानी उनमें बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो उनमें क्या होगी? उनमें कोई भी दिक्कत होगी तो उसकी वजह से वाइटल फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहे, तो उसी को क्या कहा जाता है? डिजीज कहा जाता है। एक अदर सिंपल डेफिनेशन और दी है कि इसमें क्या लिखा है कि ए कंडीशन मार्क्ड बाय द सब्जेक्टिव कंप्लेन, एक ऐसी कंडीशन जो मार्क बाय सब्जेक्टिव कंप्लेन, यानी सब्जेक्ट यानी खुद पेशेंट बोलता है, ए स्पेसिफिक हिस्ट्री बताता है, ए क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम एंड लेबोरेटरी एंड रेडियोग्राफिक फाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक हिस्ट्री बताता है कि मुझे ये डिजीज थी, और इसमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम आप देखते हो कि इसके अंदर साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं कुछ डिजीज से रिलेटेड, और जब आप लेबोरेटरी डायग्नोज करते हो और रेडियोग्राफी कोई भी डायग्नोज करते हो तो उसमें भी डायग्नोज कन्फर्मेंट्री आता है, तो उससे क्या कहा जाता है? डिजीज कहा जाता है। आई होप मैंने ये सिंपल एवं आसान भाषा में आपको चीज़ समझाई। क्या आपको समझ में आई? क्या आपको समझ में आई? बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, यस आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मेरे नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट अपना छोटा सा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। जी हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, क्योंकि राजस्थान सीएचओ में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कोई भी डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज के बारे में आपको मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा थोड़े से वीडियो में। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के अंदर क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रिजर्वायर सोर्स एंड इन्फेक्शन इज ससेप्टिबल होस्ट के द्वारा, तो उसे क्या जाता है? ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज कहा जाता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट है इसके अंदर सोर्स क्या होता है? सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन इज डिफाइन द पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस विच इज द इन्फेक्शियस एजेंट पास ऑफ द
होस्ट, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सोर्स यानी कि ऐसा कोई सोर्स यानी अपने कहते हैं ना कौन सा सोर्स है उसके द्वारा ही क्या फैलती है, डिजीज फैलती है। जैसे कौन सा हो गया, पर्सन के द्वारा कोई भी डिजीज फैलती है, या एनिमल के द्वारा, या फिर ऑब्जेक्ट सब्सटेंस के द्वारा, जिसमें क्या फैलती है, इन्फेक्शन एजेंट पास ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो होस्ट यानी कि कोई भी सक्सेसफुल मनुष्य है उसके द्वारा उनको डिजीज होना उसको कहा जाता है होस्ट, उसके द्वारा डिजीज फैलना क्या कहता है, सोर्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वायर। नेक्स्ट है क्या है, रिजर्वायर। और रिजर्वायर का अर्थ आपको मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि एनी पर्सन, एनिमल, एंथ्रोपोड, प्लांट, सोइल और सब्सटेंस इन विच इज द इन्फेक्शियस एजेंट लिव्स, है ना। रिजर्वायर का अर्थ है कि कहाँ पर निवास करता है, ठीक है, कैसे रहता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया उसको, एनी जो कोई पर्सन यानी कोई भी आदमी, एनिमल हो गया, एंथ्रोपोड हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, प्लांट हो गया, सॉइल्ड एंड सब्सटेंस इन विच इन्फेक्शियस एजेंट लिव यानी वो रहता है, एंड मल्टीपल यानी उसका ऑर्गन का विकास होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी उनका विकास होता है, ठीक है, उनकी संख्या में विकास होता है। और इन विच इन द डिपेंड प्राइमरी और रिजर्वायर, ठीक है। ये प्राइमरी क्या है, रिजर्वायर है, सर्वाइवल, सॉरी प्राइमरी इज सर्वाइवल, ठीक है। एंड वेयर इन द रिप्रोडक्टिव इट सेल्फ सच एज ए मैनर दैट इज द कैन ट्रांसमिटेड टू द ससेप्टिबल होस्ट। ये बात आपको याद रखना रिजर्वायर की प्रति, ठीक है। रिजर्वायर में एक थोड़ी सी और बात बोल देना चाहता हूँ। ह्यूमन रिजर्वायर इज ह्यूमन रहता है। एनिमल रिजर्वायर लाइक कौन से होते हैं, डॉग हो गए, रेट हो गए और बर्ड्स हो गए। रेट यानी चूहे वगैरह और बर्ड्स यानी ये हो गए, ये क्या एनिमल रिजर्वायर है। और आपसे पूछ ले कि नॉन लिविंग रिजर्वायर कौन से है, तो आपको याद रखना देयर इज अ सोइल एंड फॉर्मेट्स, ये क्या नॉन लिविंग रिजर्वायर है। ये बात आपको नोट कर लेना, क्योंकि ये सिंपल वर्ड होते हैं परंतु कंफ्यूज करने वाले होते हैं। जब अपन एग्जाम देते हैं तो उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कौन से होते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम से पहले कोई भी क्वेश्चन छूटे, ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटे। इसलिए मैं ऑल ओवर आपको टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लियर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, ध्यानपूर्वक देखना। और एक बात फिर बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो देखने अच्छे लगते हैं तो उसमें ऐड आते हैं तो उसमें स्किप नहीं करा करो, क्योंकि मेरे पास मेल आ गई कि आपके स्टूडेंट ज़्यादातर वीडियो के में जो ऐड आती है उसको स्किप करते हैं और मुझे इससे नुकसान होता है। तो प्लीज़ इसे स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो मुझे नुकसान होगा और मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा, और यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा तो आपको याद रखना मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। और मेरा सपना है कि हर घर में CHO बनेगा, हर घर में CHO बनेगा, यही मेरा सपना है, ठीक है। तो उस सपने को साकार करने के लिए बस आप यूट्यूब की वीडियो के बीच में जो ऐड आती है उसे स्किप नहीं करोगे, ये मुझसे आप वादा करोगे। बोलो याद वादा करते हो ना, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों के यस अब बात आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। जी हाँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आता है, पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। जी हाँ, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनमें क्या है, इन्फेक्शन में भी ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम द स्किन टू स्किन, म्यूकोजा टू म्यूकोजा, और म्यूकोजा टू स्किन और अदर सेम टू अनदर पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल आर जैसे एड्स का हो गया, STD, लेप्रोसी, स्किन आई इन्फेक्शन। वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि उसके पेशेंट के या किसी में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दे रहे हैं तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, जैसे स्किन म्यूकोजा टू म्यूकोजा होगी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के द्वारा, ठीक है। और इनसे क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इनसे डायरेक्ट डिजीज फैलती है, उसे कहता है डायरेक्ट कांटेक्ट। ये बात आपको नोट कर लेनी है। और डायरेक्ट कांटेक्ट मैंने एग्जांपल में बता दिया, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सिंपल वर्ड है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और ड्रॉपलेट का अर्थ होता है ड्रॉपलेट ऑफ द स्लेवा, जैसे नेजोफ्रेंजियल सिक्रेशन ड्यूरिंग कफिंग के दौरान, स्नीजिंग के दौरान, ठीक है, यानी कपिंग यानी खांसते वक्त, स्नीजिंग यानी छींकते वक्त, स्पीकिंग यानी बोलते टाइम, और स्प्लिटिंग इनटू द सराउंडिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्प्लिटिंग यानी कि जो थूकना वगैरह उसके द्वारा, यानी एटमॉस्फेयर के द्वारा, तो इससे जो डिजीज फैलती है तो उससे होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको पता है कि कोरोना वायरस कैसी डिजीज है, वह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा भी फैल रही है और क्या फैल रही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी फैल रही है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर मैं और बात करता हूँ ड्रॉपलेट के अंदर की, और ड्रॉपलेट के अंदर और क्या आते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रैक्टिकल ऑफ द 10 mm और ग्रेटर द डायमीटर इज द फिल्टरेड ऑफ बाय द नोज। जी हाँ, अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में कि जब भी कोई भी क्या
पर्टिकुलर क्या 10 mm डायमीटर से ज़्यादा हो, उसकी क्या 10 mm डायमीटर से उसके ज़्यादा हो, तो उस नोज क्या कर लेता है, फिल्टर कर लेता है, ठीक है, नोज के अंदर अपने अंदर ही रख लेता है, ताकि क्यों नोज में आपने देखे होंगे हेयर रहते हैं, मिकोजा वगैरह होती है, वो क्या रहती है उसको वहीं रख लेती है, ठीक है। परंतु 5 mm और लेस द पेनिट्रेटेड डीपली और रिच द एलोलाई, ठीक है, और इट डिस्टेंस भी 30 से 60 सेंटीमीटर, इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जो क्या है बैक्टीरिया या वायरस का साइज क्या है 5 mm और उससे कम है, तो वो क्या है नोज के द्वारा नहीं रोका जा सकता, और वो क्या कर देता है पेनिट्रेट कर जाता है डीपली, और वो एलोलाई जो अपने लंग्स एलोलाई के अंदर चल जाता है, ठीक है, और वहाँ पर जाके वो अपने साइन एंड सिम्टम शो करता है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये बात आपको नोट कर लेना, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है सर, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस क्या है, अभी कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस भी ये सेम ही डिजीज है, ठीक है, और उसका डायमीटर भी कोरोना वायरस के 5 mm से कम है, ठीक है। तो इसलिए कोरोना वायरस भी अपने लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाते ही तभी तो सिम्टम आते हैं, कॉमन कोल्ड, कपिंग, स्नीजिंग और रेस्पिरेशन में रिलेटेड डिफिकल्टी होती है। इसलिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप मास्क जरूर पहनें, और एक बात याद रखना, कपड़े वाले मास्क से कोरोना वायरस नहीं बचता, कपड़े वाले मास्क से कोरोना वायरस नहीं बचता। इसलिए आप तो मेडिकल पर्सन हो, जब भी हॉस्पिटल जाए कपड़े वाला मास्क नहीं पहने जाए, क्योंकि कपड़े वाले मास्क में साइज बहुत बड़े होते हैं, और उसमें ये वायरस का साइज बहुत कम होता है, आसानी से उसके अंदर आर पार कर सकता है। इसलिए या तो सर्जिकल मास्क पहनो या फिर N95 मास्क पहनो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है कि कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, हाँ जी, नेक्स्ट क्या कॉन्टैक्ट विथ सॉइल यानी मिट्टी के द्वारा, सॉइल यानी मिट्टी के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या आता है डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ ससेप्टेबल टिश्यू डिजीज एजेंट इन द सॉइल लाइक टिटेनस, टिटेनस किससे फैलता है, सॉइल के द्वारा यानी मिट्टी के द्वारा। तभी तो होता है ना कि जब अपने रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, या लोहे की जंग लगी हुई चीज़ें से कट हो जाता है, तो उससे क्या फैल सकता है, टिटेनस फैल सकता है, क्योंकि टिटेनस किस में होता है, सॉइल यानी गंदी मिट्टी वगैरह में पाया जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट विथ सॉइल वाला मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया। नेक्स्ट है इनोकुलेशन इनटू द स्किन म्यूकोजा, ठीक है। इनोकुलेशन स्किन यानी स्किन को कट करके कोई भी डिजीज यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म फैलना, तो इसमें क्या है इनोकुलेशन डायरेक्टली इनटू द स्किन और म्यूकोजा, फॉर एग्जांपल रेबीज वायरस। जी हाँ, रेबीज वायरस क्या होता है, इन्फेक्टेड डॉग के द्वारा काटने से होता है, या हेपेटाइटिस बी वायरस, जब हेपेटाइटिस बी ऐसा नहीं फैलता, जब अपन ब्लड के द्वारा फैलता है, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल अपने प्रिक हो जाए, उससे हेपेटाइटिस बी फैलता है, और वायरस थ्रू द कंटामिनेटेड नीडल और सिरिंज जो मैंने बता दी, ठीक है। तो ये इनोकुलेशन ऑफ द स्किन और म्यूकोजा, जो क्या है इनोकुलेशन यानी कट करके स्किन के द्वारा स्किन में और म्यूकोजा में फैलना, ये बात आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट है कि ट्रांसप्लेसेंटा, नेक्स्ट क्या है ट्रांसप्लेसेंटा यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये बात आपको नोट कर लेना, ठीक है। इसमें क्या आता है ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा यानी कि जब मदर क्या हो प्रेग्नेंट हो, और मदर में से क्या हो जाए बच्चे के अंदर कोई भी डिजीज फैल जाए, उसे कहा जाता है ट्रांसप्लेसेंटा या वर्टिकल ट्रांसमिशन। लाइक कौन सा एड्स होगी, ठीक है, सिप्लिस होगी, वेरिसेला वायरस हो गया, और टॉर्च अर्जेंट हो गया। ये बात आपको नोट कर लेना ट्रांसप्लेसेंटा और वर्टिकल ट्रांसमिशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जी हाँ, नेक्स्ट क्या है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन अकर बाय द 5F यानी फाइल्स और फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूड के द्वारा। ये बात 5F जरूर आप नोट कर लेना इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में। तो इसमें पहला क्या आता है व्हीकल बोर्न, हाँ जी, व्हीकल बोर्न कौन सी होती है, तो आपको मैं बता देता हूँ। व्हीकल बोर्न होती है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इन्फेक्शस एजेंट ट्रांसमिशन थ्रू द वाटर, फूड, ब्लड एंड सीरम एंड प्लाज्मा ETC, ये क्या व्हीकल बोर्न है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द व्हीकल बोर्न इन्फेक्शन इज द हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, डायरिया, टाइफाइड फीवर, इन्फेक्शस वाटर एंड फूड, कोलेरा, फूड एंड पॉइजनिंग ETC। ये क्या है सभी वह सभी क्या है व्हीकल बोर्न इन्फेक्शन है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर बोर्न। जी हाँ, वेक्टर बोर्न कौन से होते हैं, वेक्टर मीन्स एंथ्रोपोड और एनी लिविंग कैरियर दे ट्रांसमिटेड ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट ससेप्टेबल इंडिविजुअल, ठीक है। तो वो क्या है वेक्टर बोर्न, ठीक है, एंथ्रोपोड है, ठीक है, एंथ्रोपोड जो मैंने बता दिया पहले, ठीक है।
ये क्या है, उसके द्वारा डिजीज फैलती है। तो इसके अंदर पहला क्या, और नेक्स्ट है एयरबोर्न डिजीज। हाँ जी, एयरबोर्न डिजीज क्या है? एयरबोर्न आपसे बात करता हूँ कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आर द टाइप ऑफ द पार्टिकल प्ले इंपोर्टेड इन द सेपरेट द एयरबोर्न इन्फेक्शन। लाइक कौन से हैं? जो एयरबोर्न यानी हवा के द्वारा, कोरोना वायरस भी एयरबोर्न डिजीज है, क्योंकि जब अपने खांसते हैं छींकते हैं तो उसमें हवा के अंदर, एयर के अंदर क्या रह जाती है, एयर में क्या रह जाए, उनसे न्यूक्लियाई रह जाते हैं। और जब हेल्दी पर्सन वहाँ पर आता है तो उसमें अगर वो इनहेलेशन कर लेता है, यानी रेस्पिरेशन के द्वारा इनहेलेशन किया जाता है, तो उसे एयरबोर्न कहा जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। और क्या, पार्टिकल आर द 8 to 5 माइक्रोन आर इजिली बिटवीन द एलोलाई और लंग्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा एंड मिजल्स। ये बात नोट कर लेना। जो इतनी डिजीज जो मैंने पहले बता दी, जो 1 से 5 mm के डायमीटर है, वो क्या करे, इजिली ड्रा इनटू द एलोलाई, यानी इजिली ड्रॉ इनटू एलोलाई, यानी एलोलाई के अंदर बहुत आसानी से चले जाते हैं। और लंग्स के अंदर लाइक कौन से, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस वाले हो गए। ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के जब भी आप पास में जाओ, मास्क जरूर पहना सर्जिकल वाला। या इन्फ्लुएंजा का पेशेंट, जैसे इन्फ्लुएंजा जितने इन्फ्लुएंजा है उनमें भी ये फैलता है। जैसे स्वाइन फ्लू पहले भी थी, तभी तो स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए अपने पहले क्या कहते थे, N95 मास्क पहनो। पर तो अपने को पता नहीं था कि N95 मास्क कोरोना वायरस के लिए भी आ रहा है। ठीक है, कोरोना वायरस भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले स्वाइन फ्लू ही चलता था और स्वाइन फ्लू के लिए ही हम अपने N95 मास्क यूज़ करते थे। बहुत बच्चे जानते भी नहीं थे, अब तो N95 बच्चे जानने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोमाइट बॉर्न। हाँ जी, फोमाइट बॉर्न में क्या होना चाहता है, इसमें है इनामिनेटेड आर्टिकल सब्सटेंस एंड अदर द अदर देन द वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द इन्फेक्शस डिस्चार्ज फ्रॉम द पेशेंट कोल्ड इन द फोमाइट्स। यानी जो फोमाइट्स का अर्थ है कि जैसे कोई भी क्या हुआ, इनएमिनेटेड आर्टिकल हो गए, इनएमिनेटेड आर्टिकल हो गए, जैसे कि आईवी स्टैंड हो गया, बेड हो गया। ठीक है, और ये आर्टिकल हो गए। ठीक है, तो उनमें क्या कि उनके द्वारा कोई भी पेशेंट या सब्सटेंस देन इन द वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन डिस्चार्ज वगैरह उनके क्या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए, और उसके द्वारा ही फैलना क्या है, फोमाइट बॉर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोमाइट इंक्लूडिंग द सोइल्ड क्लॉथ, टॉवल, लिनन, स्पून, पेनिसिलिन, जो मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि अनक्लीन हैंड एंड फिंगर के द्वारा ही क्या फैलते हैं, डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। आई होप आपको मैंने पूरा आसान भाषा में बताने की कोशिश करी है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला टॉपिक है, परंतु आप हमारे चैनल के विद्यार्थी हो, आपको पूरा समझ में आया होगा। अच्छी बात है, अगर आपको पूरा समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है। मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। आप CHO क्या, आप राजस्थान CHO का, मैं कहता हूँ हर देश का, जितने भी देश अपने जितने भी राज्य हैं, उन राज्य में जितने भी CHO की वैकेंसी आएगी, उनमें आप एग्ज़ाम ज़रूर पास करोगे, और साथ में एम्स का भी एग्ज़ाम पास करोगे। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यू बने रहना, लगातार पढ़ना, और इसी आशा के साथ फिर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।